हेलो एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि आपके लिए बहुत ही शानदार कंटेंट प्रोवाइड कराया जाए, और ये डेली करंट अफेयर्स के इनिशिएटिव के साथ में एक हमारा वीकली करंट अफेयर्स का इनिशिएटिव भी चल रहा है। हर वीक हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स होते हैं, एक वीक की जो बहुत ज़रूरी घटनाएं घटित होती हैं, वो घटनाएं आपसे डिस्कस करते हैं, और वो ज़रूरी भी होती है, जो आपके पेपर के लिए या पेपर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो शुरू करते हैं आज के इस इम्पॉर्टेंट डिस्कशन को। ये डिस्कशन के कुछ हिस्से होते हैं। जैसे सबसे पहले हम ये जानेंगे कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं। वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग रहता है, 5 से 6 मिनट का समय लग जाता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो हम डिकोड करते हैं कि क्या पढ़ने वाले हैं, ये आपको बोर नहीं करता होगा। एक एक इम्पॉर्टेंस बताता होगा कि इतनी खबरें हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं और पढ़ने में आपको आसानी होती होगी। जब आप रिकॉर्डिंग देखते होंगे तो आप वो खबरें देख सकते हैं जो आपकी ज़रूरी है, मतलब किस न्यूज़ के बाद कौन सी न्यूज़ आने वाली है, उससे आइडिया आपको लग जाएगा। तो बहुत सारा समय भी आपका यहाँ पे बच सकता है। चलिए तो शुरू करते हैं इस कहानी को और देखते हैं हमारा जो वीकली करंट अफेयर्स है, इस वीकली करंट अफेयर्स के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे। तो एक टॉपिक हमारा बहुत चर्चा में रहता है, जिसे हम लोग कहते हैं कि 300वीं जयंती विशेष है। लास्ट टाइम भी हमने आपसे डिस्कस किया था, फिर भी इसके कुछ एस्पेक्ट रह गए थे, वो आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। 300 बर्थ एनिवर्सरी स्पेशल है, और ये अहिल्याबाई होलकर, देवी अहिल्याबाई होलकर हैं, माते अहिल्याबाई होलकर हैं। हमने अभी उनकी 300वीं जयंती मनाई है, और महिला सशक्तिकरण, विमेन एम्पावरमेंट का एक एक मैसेज हमने यहाँ पे दिया है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। महिलाओं के उत्थान हेतु मध्य प्रदेश सरकार की ऐतिहासिक पहल है कि किस तरीके से विमेन एम्पावरमेंट आप लोग कर सकते हैं। अगर राज्य और शासन की आपसे कोई बात करेगा, स्टेट और गवर्नेंस की, तो नीति आयोग की 10वीं बैठक में मध्य प्रदेश की भागीदारी, जो एमपी है, इस एमपी की कंट्रीब्यूशन है। एमपीज पार्टिसिपेशन इन नीति आयोग 10th मीटिंग, 10वीं मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई नीति आयोग की, और उसमें मध्य प्रदेश सरकार ने पार्टिसिपेशन किया। तो किस तरीके से पार्टिसिपेट किए, क्या इनकी इंपॉर्टेंस थी, वो हर एक पहलू यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब आप किसी भी पेपर के मेंस को प्रिपेयर कर रहे होते हैं, वहाँ नीति आयोग में एक स्टेट के पार्टिसिपेशन किस तरीके से हो रहा है, आप उसमें एमपी की जगह किसी चीज़ को भी ऐड कर सकते हैं। वो यूपी हो, वो बिहार हो, वो कुछ भी हो, आप उसको वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो एमपी ने पार्टिसिपेट किया है अभी 10वीं मीटिंग में। मुख्यमंत्री ने श्री जवाहरलाल जवाहरलाल दरडा की प्रतिमा का उदाहरण किया। सीएम अनवेल स्टैचू ऑफ फ्रीडम फाइटर जवाहरलाल दरदा। ये जवाहरलाल नेहरू नहीं है, ये जवाहरलाल दरदा हैं, और फ्रीडम फाइटर रहे हैं। आपने देखा होगा कि पीसीएस का एक नेचर है, ऐसी पर्सनालिटी जो इतिहास से संबंधित रही हैं और उनको पहले उतनी नाम नहीं मिल पाया जो उनको मिलना चाहिए था। अभी जब कोई पॉलिटिशियन जाके उनके स्टैचू या उनके बारे में कोई बातें कर रहे हैं, तो पीसीएस को, इवन यूपीएससी को ही वो अट्रैक्ट करता है। तो जवाहरलाल दरदा कौन है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। हम इस पे भी आपसे डिस्कशन करेंगे कि क्या यहाँ पे पूछा जा सकता है। चलिए, और क्या है, महिला सशक्तिकरण की दिशा में मध्य प्रदेश सरकार के प्रयास देखेंगे। अमृत भारत स्टेशन योजना का विस्तार है। एक्सपेंशन ऑफ अमृत भारत स्टेशन स्कीम एक स्कीम है जो जरूरी है, जिसके बारे में हमको पढ़ना भी चाहिए कि स्टेशनों को रिनोवेट किया जा रहा है, उनका कायाकल्प किया जा रहा है। और कायाकल्प इस तरीके से कि स्टेशनों को हम अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बना रहे हैं। वो स्टेशन जो गंदगी और खराब व्यवस्थाओं के लिए जाने जाते थे, वो स्टेशनों को हम लोग मॉडर्न और बहुत हाईटेक बना रहे हैं, जहाँ पे क्लीनिंग है, पानी की व्यवस्था है, वॉशरूम्स हैं, कैंटीन है, खाने की व्यवस्था है, रुकने की व्यवस्था है, सब कुछ है। पहले स्टेशन के बाहर आपको व्यवस्थाएं तलाशनी पड़ती थी, बस स्टैंड के बाहर आपको व्यवस्थाएं तलाशनी पड़ती थी। अब सारी फैसिलिटी आपको स्टेशन पे मिलेंगी। अगर आप इसको देखना चाहते हैं, कभी भोपाल जाइए। भोपाल का रानी कमलापति स्टेशन इसका परफेक्ट एग्जांपल है कि पीपीपी मॉड्यूल पर किसी स्टेशन को जब डेवलप किया गया है तो कितना बेहतर है। तो हम 100 अमृत भारत स्टेशन बना रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार की स्कीम है जिसको हम लोग कहते हैं राहगीर योजना। ये जो राहगीर योजना है, ये काफ़ी चर्चा में रही है, पहले भी रही है और अभी भी हमको देखने को मिल रही है। यहाँ सड़क दुर्घटना में 25,000 रुपये का रिवॉर्ड दिया जाता है, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सैटेलाइट से अवैध उत्खनन की निगरानी होगी। जो अवैध उत्खनन है, सैटेलाइट बेस्ड मॉनिटरिंग टू कर्ब इलीगल माइनिंग। इलीगल माइनिंग को कर्ब करने के लिए हम सैटेलाइट से अब निगरानी रखना शुरू करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि माइनिंग करके हम पृथ्वी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब वो माइनिंग अगर स्टेट
वेलफेयर में यूज़ करें तो ठीक है कि हम कहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसका यूज़ कर रहे हैं डेवलपमेंट के लिए, वेलफेयर के लिए। अगर वो इलीगल हो रही है तो ये गलत है। एक तो पर्यावरण का नुकसान है, दूसरा करप्शन है, तीसरा उन लोगों के हितों से खिलवाड़ है जिनके हित उससे जुड़े हुए हैं। तो इलीगल माइनिंग को सैटेलाइट से हम लोग मॉनिटर करेंगे और ऐसा पहला राज्य बन गया है मध्य प्रदेश। कैन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना और बुंदेलखंड का विकास है। किस तरीके से कैन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट है और वो प्रोजेक्ट वर्क कर रहा है मध्य प्रदेश के डेवलपमेंट में, मध्य प्रदेश के विकास में, उसको यहाँ पे देखा जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं और आप देख रहे होंगे कि ये खबरें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विज्ञान और पर्यावरण की बात करेंगे, साइंस एंड एनवायरनमेंट को डिस्कस करेंगे। भारत फोरकास्टिंग सिस्टम का शुभारंभ किया गया है। लॉन्च ऑफ भारत फोरकास्टिंग सिस्टम एक सिस्टम है जिससे वेदर को मॉनिटर कर पाएंगे और ये इंडिजिनस डेवलप किया हुआ सिस्टम है जिससे वेदर मॉनिटरिंग और इन सबको बेहतर तरीके से हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे, जिससे जो दिक्कतें आती हैं वो सारी दिक्कतों का समाधान हो जाएगा। होलकर रियासत का इतिहास दिया गया है। हिस्ट्री की जब आप लोग बात करते हैं, मोक्षदायिनी क्षिप्रा नदी पर आर्टिकल आया है। और मन की बात राष्ट्र निर्माण की दिशा में चेतना का स्रोत है, एक इनिशिएटिव है पीएम नरेंद्र मोदी जी का। और ये हमेशा आपको पता है कि चर्चा में रहता है, कुछ ऐसी चीजें आती हैं जो हमारे लिए जरूरी है। महिला उपलब्धि, गीता समोता सीआईएसएफ की पहली महिला एवरेस्ट विजेता हैं और सिमरनजीत कौर बनी प्रोफेशनल बॉक्सर। सिमरनजीत कौर हैं वो प्रोफेशनल बॉक्सर में कन्वर्ट हो गई हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। शिक्षा और साक्षरता, मिजोरम भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बन चुका है। हार्ट लैम्ब को बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डेनियल नोबोआ बने इक्वाडोर के राष्ट्रपति और एनरी मॉर्ड बिचब रूस के थल सेना प्रमुख बने हैं। तो बहुत सारी घटनाएं हैं जो नेशनल, इंटरनेशनल, एमपी सबको यहाँ पे कवर कर रही हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। डेनमार्क ने रिटायरमेंट की उम्र को बढ़ाकर 70 ईयर कर दिया है। तो ये भी एक इनिशिएटिव है। इसके सारे डायमेंशन देखे जाएंगे कि भाई ये अगर एज और बढ़ाते जाओगे तो यूथ को जॉब कहाँ से मिलेगी। डेनमार्क जैसे देश कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी कम है। भारत जैसे देश ऐसा नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि इंडिया में रिटायरमेंट की एज 60 कर देनी चाहिए, 55 कर देनी चाहिए। उसके बाद फिर व्यक्ति जो करना चाहे जीवन में कर सकता है। लेकिन 70 करेंगे तो यूथ को जॉब और नहीं मिलेगी और यूथ परेशान होगा। तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ये वर्क करेगा या नहीं करेगा, ये भी देखा जा सकता है। ठीक है। प्रसिद्ध व्यक्तियों का निधन है। अभिनेता मुकुल देव का निधन हो चुका है। एक्टर मुकुल देव हमको छोड़कर चले गए हैं। प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक श्रीनिवास का निधन हो गया है। जो श्रीनिवास हैं इनका निधन हो गया है। लेखक रतन जग्गी का निधन। तो ये देखो, जैसे मुकुल देव है, इनका संबंध किससे आप लोग बता देंगे, अभिनेता से। रिटायरमेंट की एज किसने 70 की है, डेनमार्क से। डायरेक्ट ये स्मॉल डिस्कशन में ही बहुत सारी चीजें आपके यहाँ पे कवर हो रही हैं। खेल उपलब्धियां हैं। खेलों में मध्य प्रदेश की उपलब्धियों की बात करेंगे। नीरज चोपड़ा को पदक मिला है। नीरज चोपड़ा को रजत पदक मिला है, वो भी देखा जाएगा कहाँ मिला है, क्या इन्होंने अचीवमेंट किया है। तो बहुत सारी चीजें हैं। जूनियर निशानेबाजी विश्व कप में भारत ने स्वर्णिम प्रदर्शन किया है। इंडिया साइंस इन जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप। शुभमन गिल बने भारतीय टेस्ट टीम के कप्तान। जो शुभमन गिल हैं इनको इंडियन टेस्ट टीम का कैप्टन यहाँ पे बना दिया गया है। और कुश मैनी मोनाको F2 ग्राम प्री जीत चुके हैं। ग्राम प्री जो है ये कुश मैनी ने मोनाको ग्राम प्री जीता है। कोची तट पर लाइबेरियाई कार्गो शिप डूबा है। लाइबेरिया का एक कार्गो शिप है, ये डूब चुका है, इस बात को ध्यान रखना। भारत बना दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। ये इकोनॉमी से रिलेटेड है। इंडिया बिकम दी वर्ल्ड फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी। भारत ब्रिक्स सांस्कृतिक सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है। और प्रधानमंत्री ने भुज में 53,400 करोड़ की परियोजना का शुभारंभ किया है। तो डेवलपमेंट से संबंधित बहुत सारी चीजें हैं। ये हमारा एक बैच है और ये बैच 15 जून यानी कि एंड होने वाला है। 15 जून को आप इसका हिस्सा बन सकते हैं और बेहतर तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं। एमपीपीएससी की आरंभ मध्य प्रदेश पीएससी प्री मेंस बैच 3 है, आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक आर्टिकल को डिकोड करते हैं, समझते हैं पूरी कहानी को, क्या है इस पूरा माजरा। सबसे पहले देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती। 300वीं जयंती पर हमने एक समारोह सेलिब्रेट किया जो महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने देवी अहिल्याबाई होलकर को समर्पित डाक टिकट और स्मृति सिक्का जारी किया है। ये देखो इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम इसको दूसरी बार भी डिस्कस कर रहे हैं। ये मत सोचना सर ये बार बार क्यों डिस्कस कर रहे हैं। आप जब पेपर देने जाओगे, अभी किसी भी जगह का पेपर दोगे, कोई भी पेपर आप दोगे, वहां ये पूछा जाएगा कि कौन सी भी जयंती मनाई गई है। ये 300 भी जयंती मनाई गई है क्योंकि अहिल्याबाई सिर्फ और सिर्फ एमपी से रिलेटेड नहीं थी, ये पूरे
भारत भर में फेमस थी और होलकर डायनेस्टी सिर्फ एमपी में नहीं है, पूरे भारतवर्ष में ये जानी जाती है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर डाक टिकट जारी किया गया, पोस्टेज स्टाम्प एंड कॉइन भी डेडिकेटेड किया गया जो 300 भी बर्थ एनिवर्सरी की स्मृति में है। प्रधानमंत्री ने इसी मौके पर इंदौर मेट्रो परियोजना का शुभारंभ किया है। इंदौर की जो मेट्रो प्रोजेक्ट है इसका शुभारंभ कर दिया, दतिया व सतना एयरपोर्ट का लोकार्पण कर दिया। एंड दतिया एंड सतना एयरपोर्ट टू द नेशन, जो दतिया का एयरपोर्ट है और सतना का एयरपोर्ट है, ये नेशन को डेडिकेटेड इनके द्वारा कर दिए गए हैं। 1271 अटल ग्राम सेवा सदन के लिए 483 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृति दी गई। मध्य प्रदेश सरकार 1271 गांव को अटल ग्राम सेवा सदन बनाने का काम किया जा रहा है, उसके लिए 483 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। तो 300वीं जयंती बहुत स्पेशल रही है। 300वां जो बर्थ एनिवर्सरी है अहिल्याबाई होलकर जी का बहुत स्पेशल रहा है और इसमें इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे की गई हैं, इतनी सारी चीज़ें की गई हैं, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, और क्या है, डॉक्टर जयमती कश्यप को देवी अहिल्याबाई राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये की पॉइंट है, डॉक्टर जयमती कश्यप को देवी अहिल्याबाई राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इंदौर मेट्रो एक नया युग, इंदौर मेट्रो अ न्यू एरा। इंदौर मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है, इकोनॉमिक कैपिटल है, अब मेट्रो ट्रेन प्रणाली से जुड़ गया है। तो मध्य प्रदेश की पहली सिटी है, फर्स्ट सिटी है, और ये पहली सिटी है जहां आपको मेट्रो देखने को मिलेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। इंदौर द इकोनॉमिक कैपिटल, ये स्टैटिक का एक क्वेश्चन है कि इंदौर इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ एमपी है। नाउ कनेक्टेड थ्रू दी मेट्रो रेल सिस्टम। भारत में मेट्रो की अगर आप शुरुआत की बात करें तो 1984 में सबसे पहली जो मेट्रो चली थी ये हमको कलकत्ता में देखने को मिली थी। कलकत्ता में पहली मेट्रो चली, इस बात को ध्यान रखना। उसके बाद बहुत सारे शहर हैं जैसे दिल्ली है, बेंगलोर है, उनमें मेट्रो चली। 2014 के बाद भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर को इतना डेवलप किया कि अब भारत के लगभग हर अच्छे शहर में, हर बड़े शहरों में हमको मेट्रो देखने को मिल रही है। मध्य प्रदेश के भी 2 शहर हैं, एक है आपका इंदौर और दूसरा है भोपाल, जहां मेट्रो पे काम चल रहा है। इंदौर का उद्घाटन हो चुका है और यात्राएं हो भी रही हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री ने भोपाल से वर्चुअल माध्यम से इंदौर मेट्रो के पहले चरण का उद्घाटन किया है। मेट्रो की शुरुआत से विकास को गति और रोजगार के अवसर मिलेंगे, ये तो हम सबको समझ में आता ही है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। देखो, देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती यहाँ पे मनाई गई और ये जो आयोजन स्थल था ये जमहूरी मैदान भोपाल में इसका आयोजन किया गया है। कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन विमेन एम्पावरमेंट एक समिट ऑर्गेनाइज की गई। डाक सिक्का विमोचन, देवी अहिल्याबाई पर एक पोस्टल स्टाम्प आया, मेट्रो उद्घाटन कर दिया, एयरपोर्ट का उद्घाटन कर दिया, ग्राम सेवा सदन बना दिए। सम्मानित महिला हैं डॉक्टर जयमती कश्यप और अर्थव्यवस्था रैंक विश्व में 4थे स्थान पर। ये सारी बातें यहाँ पर की गई और ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। ये सारे के सारे फैक्टों को आप लोग याद रखना। आप लोग चाहें तो इनको लिख भी सकते हैं क्योंकि ये पेपर के लिए बहुत ही पेपर की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आप इनको प्लीज़ ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से पूछा जा सकता है ना, यहाँ से पूछा जा सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और देखिए, अगर ये क्लासेस आपको पसंद आ रही हैं, मतलब ये वीकली करंट अफेयर्स आपको हेल्प कर रहा है, तो प्लीज़ इसके बारे में अपने वैल्यूबल फीडबैक दिया करें और जितना ज़्यादा आप इसको शेयर कर सकते हैं उतना ज़्यादा आप इसको शेयर ज़रूर करें क्योंकि शेयर करने से बच्चों को चीज़ें समझ में आती हैं, ठीक है, और हमको भी एक मोटिवेशन मिलता है कि जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे कहानी समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं। नीति आयोग की 10वीं बैठक में मध्य प्रदेश की भागीदारी। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई। आप सबको पता है कि जब भी हम लोग नीति आयोग की बात करते हैं, नीति आयोग भारत सरकार का एक थिंक टैंक है और ये भारत सरकार के थिंक टैंक होने के नाते इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई और इसके हेड जो हैं वो पीएम होते हैं और गवर्निंग काउंसिल में सभी लोग रहते हैं, सीएम और उपराज्यपाल एंड प्रशासक, ये सब लोग इसमें मिलकर ये बनते हैं।
तो अभी 10वीं बैठक हुई और अध्यक्षता पीएम मोदी ने की। बैठक की थीम, जो थीम था, थीम फॉर मीटिंग विकसित राज्य फॉर विकसित भारत। ये थीम याद रखना, ये थीम ऐसे के तौर पर पूछी जा सकती है, विकसित राज्य फॉर विकसित भारत और @2047। थीम डेवलप स्टेट फॉर डेवलप्ड इंडिया 2047 है, इस बात को ध्यान रखना। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मध्य प्रदेश टीम इंडिया की भावना से काम कर रहा है और विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत के विजन में योगदान दे रहा है। हमने कहा जो एमपी है ये टीम इंडिया की भावना से काम कर रहा है, मतलब हम जिस तरीके से टीम इंडिया है उसमें सभी लोग मिलजुल के खेलते हैं, उसी तरीके से हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत को बनाने में मध्य प्रदेश का कंट्रीब्यूशन एक बढ़ता हुआ हमको दिखाई दे रहा है। राज्य की प्रमुख उपलब्धियां और योजनाएं बैठक में प्रस्तुत की गई। बताया गया कि राज्य किस तरीके से काम कर रहा है। तो हमको इतना याद रखना है कि अभी नीति आयोग की कौन सी बैठक हुई है, 10वीं बैठक, और इसमें पार्टिसिपेट किया है मध्य प्रदेश ने। नीति आयोग एक संस्था है, 2015 में बनी। प्लानिंग कमीशन जो था, प्लानिंग कमीशन की जगह पर एक नई बॉडी हमारे पास आई जिसे हम लोग कहते हैं नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है। और ये थिंक टैंक के तौर पर काम करता है, एक दिशा निर्देशक के तौर पर कार्य करता है भारत सरकार के लिए, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मन की बात राष्ट्र निर्माण की दिशा में चेतना का स्रोत। नई दिल्ली में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रस्तुत मन की बात के 122वें संस्करण को सुना। 122वां संस्करण सुना, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है कि अभी रिसेंटली 122वां संस्करण हो चुका है। मतलब कितनी बार मन की बात हो चुकी है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और रेडियो के माध्यम से लोगों से जुड़ने का जो विचार है, ये बताता है कि अगर आप जुड़ना चाहें लोगों से तो किसी भी तरीके से जुड़ सकते हैं। सोशल मीडिया, टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप, एआई, इसके ज़माने में इसका प्रसारण रेडियो से किया जाता है, क्योंकि गांव के दूर दराज क्षेत्रों में अभी भी सिर्फ रेडियो है, वहाँ टेलीविज़न नहीं पहुंच पाया है। हर एक व्यक्ति इसको सुने, इसीलिए रेडियो पर इसका प्रसारण होता है। 122वां संस्करण हुआ है, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। प्रधानमंत्री ने बताया कि भारत में मधुमक्खी पालन, है ना, बी कीपिंग के क्षेत्र में पिछले वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है और 10-11 साल पहले भारत में वार्षिक शहद उत्पादन 70 से 75 हजार मैट्रिक टन था, जो बढ़कर करीब 1.25 लाख मैट्रिक टन हो गया है, यानी लगभग 60% की वृद्धि है। ये छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। देखिए, एक तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट को प्रभावित करती हैं, लोकल लेवल पर जो एम्प्लॉयमेंट है वो क्रिएट करती हैं, हमारी डिमांड एंड सप्लाई की चेन को भी प्रभावित करती हैं और एक स्टेबिलिटी लेकर आती हैं इकोनॉमी में, एक स्थिरता लेकर आती हैं इकोनॉमी में, इस बात को ध्यान रखना। अब मान लीजिए कि आप कृषि क्षेत्र को लिख रहे हैं और कृषि क्षेत्र में लिखते समय आपने ये डेटा कोड कर दिया कि भारत ने अभूतपूर्व वृद्धि की है, जो बी कीपिंग है, मधुमक्खियों के द्वारा जो शहद का उत्पादन किया जाता है उसमें। लास्ट 10 ईयर पहले कुछ ऐसा था, अब ऐसा हो गया, 60% की वृद्धि हो गई। मान लीजिए पीटी में सीधा सीधा एक फैक्ट आ गया कि भारत में शहद उत्पादन में पिछले 10 वर्षों में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है, 60% की ग्रोथ हमको देखने को मिली है। ये सारी चीज़ें हमको समझनी पड़ेंगी और ये सारी चीज़ें हमको पेपर के नज़रिए से देखनी पड़ेंगी, जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री द्वारा श्री जवाहरलाल दरडा की प्रतिमा का अनावरण किया गया। जवाहरलाल दरडा स्थान का है सर, सेठ गोविंददास शासकीय जिला चिकित्सालय जबलपुर। ये स्टैचू कहाँ लगा है, तो सेठ गोविंददास शासकीय जिला चिकित्सालय जबलपुर। हमको दो चीजें समझ में आती हैं कि सेठ गोविंददास शासकीय जिला चिकित्सालय जबलपुर में है और जवाहरलाल जो दरडा है, इनकी प्रतिमा, इनका जो स्टैचू है, ये जबलपुर में बनाया गया है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, ये फ्रीडम फाइटर रहे हैं। जवाहरलाल दरडा की कांस्य प्रतिमा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये जो प्रतिमा है ये ब्रॉन्ज की है, कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है, ध्यान रखिएगा। और श्री दरडा का जबलपुर से गहरा जुड़ाव रहा है। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के साथ साथ स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार में भी अहम योगदान दिया है। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एमपीपीएससी, आप अगर एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एक बात ध्यान रखिए कि एमपीपीएससी 2025 मेंस के हिसाब से आप इसको देख सकते हैं और 2026 आप पीटी प्लस मेंस दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। ये हमारे लिए जवाहरलाल दरडा देखने को ही मिलेंगे, चाहे कुछ हो जाए, कुछ भी हो जाए, इनसे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। अब वो प्रीलिम्स में बनेगा, वो मेंस में बनेगा, ये हम आपसे नहीं कह सकते, लेकिन यहां से सवाल जरूर बनेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए
चलो, इन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में चर्चा की कि 23 साल की उम्र में आईसीएस पास कर अंग्रेजों के घमंड को तोड़ दिया था। महात्मा गांधी जी के बारे में बात की गई, क्योंकि देखो महात्मा गांधी जी आप सबको पता है कि जबलपुर का तिलवारा घाट है ना, जबलपुर में जो तिलवारा घाट है, यहाँ इनकी अस्थियों का विसर्जन किया गया है। और गांधी जी जबलपुर आते भी रहते थे, नागपुर आते थे, जबलपुर आते थे। चंद्रशेखर आजाद ये झाबुआ से संबंधित है, और आप सब लोग जानते हैं कि आजाद साहब का योगदान बहुत कीमती है। श्री दरडा स्वतंत्रता संग्राम के बाद महाराष्ट्र सरकार में 23 वर्षों तक मंत्री रहे, जनहित व सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहे। तो पोस्ट इंडिपेंडेंट दरडा सर्वा मिनिस्टर इन महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र के ये मिनिस्टर बने। तो आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले और मंत्री बनने वाले व्यक्ति बहुत कम हैं, उनमें से ये दरडा साहब हैं। तो हो सकता है आपके पेपर में आ जाए या महाराष्ट्र के बच्चों से पूछ लिया जाए, तो आप इसको याद रखिएगा अच्छे तरीके से। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। स्वास्थ्य एवं विकास पर मुख्यमंत्री के विचार। कुछ डेटा है। स्वास्थ्य सेवाएं 2002 और 3 में, देखो हर चीज वहां से कंपैरिजन की जाती है जहां से सुधरना शुरू हुई है। 2002 और 3 को इसलिए एमपी रेफरेंस लेता है क्योंकि 1992 से लेकर 2003 तक दिग्गी सरकार थी। आप लोग ऐसा कहें कि उससे पहले पूरा पूरा समय तक कांग्रेस की सरकार थी, उतना बढ़िया नहीं कर पाए, तो इसीलिए वहां से कंपेयर कर रहे हैं कि 2003 में जहां 5 मेडिकल कॉलेज थे, 5 मेडिकल कॉलेज थे, मतलब 1950 हमारी स्वतंत्र सरकार या 1947 से लेके, या आप ऐसे समझिए कि 1956 से राज्य बनने से लेके 2002-3 तक, मतलब लगभग लगभग 60 साल की हम आपसे कोई बात करें, सॉरी 52-53 साल की आपसे कोई बात करें, वहां 5 मेडिकल कॉलेज और अगले 20 सालों में 30 मेडिकल कॉलेज हैं, और अगले 2 वर्षों में संख्या 50 हो जाएगी। तो जब भी आप लोग हेल्थ सेक्टर को लिख रहे हैं, उस हेल्थ सेक्टर में हॉस्पिटल्स को लिखते समय या कॉलेजेस को लिखते समय आप इस डेटा को कोड कर सकते हैं, या एजुकेशन को लिख रहे हैं तो वहां पे इस डेटा को कोड कर सकते हैं। विकास दर, मध्य प्रदेश की विकास दर अब 12% तक पहुंच चुकी है। बेटा ये तो एमपीपीएससी के उल्टे सीधे सवाल हैं जो मंत्री बनते हैं, प्लीज आप इसको अच्छे से देखिएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य और औद्योगिक विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। हम नो एफर्ट्स विल बी सेपरेट इन इंश्योरिंग हेल्थ केयर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन मध्य प्रदेश, ये इनका एक स्टेटमेंट है। कृषि उद्योग समागम 2025 ये नरसिंहपुर में संपन्न हुआ है। एग्री इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव 2025। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ यहां पर आए थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। खेती किसानी को बताया अर्थव्यवस्था की नींव, फार्मिंग इज द बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। और मध्य प्रदेश कृषि उद्योग समागम की सराहना, अन्य राज्यों को भी ऐसा करने की सलाह है। विकसित भारत का रास्ता गांव और खेत से होकर जाता है, किसानों को केवल फसल उत्पादन तक सीमित न रहने की सलाह दी है। तो काम का क्या है, कृषि उद्योग समागम कहां पर हुआ, नरसिंहपुर में हुआ है 2025 में। और इसका पर्पज यही है कि जो कृषि है उस कृषि को उद्योग का दर्जा दिया जाए, कृषि में बेहतर उत्पादन लाया जाए और किसानों की जो इनकम है उस इनकम को डबल किया जाए, ताकि किसान बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाएं और उनके जीवन स्तर में हम सुधार कर पाएं। तो इकोनॉमिक वेलफेयर एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ फार्मर इसका ऑब्जेक्टिव है। और दूसरे राज्य भी ऐसे समागम कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पर एक स्पीच दी गई, ध्यान रखिएगा। चलिए देखो, नरसिंहपुर को दाल का कटोरा कहा, तो ये तो पूछा ही जा सकता है भाई कि नरसिंहपुर इज द बाउल ऑफ पल्सेस। एंड तुअर दाल को जीआई टैग प्राप्त है। छिंदवाड़ा, मंडला और नरसिंहपुर में फूड पार्क निर्माण जारी है, तो कहां पर फूड पार्क बन रहे हैं ये भी आप लोग बता सकते हैं। राज्य स्तरीय कृषि उद्योग समागम 12 से 14 अक्टूबर को सीहोर में होगा। स्टेट लेवल का एक और जो कृषि समागम है ये 12 से 14 अक्टूबर को सीहोर में होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। किसान कल्याण मिशन के तहत नवाचारों और नई तकनीक को बढ़ावा, इनोवेशन और जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं इनको बढ़ावा दे रहे हैं खेती में, ये सारी बातें यहाँ पर बोली गई सीएम मोहन यादव के द्वारा। तो कृषि क्षेत्र को बेहतर करने के लिए कृषि उद्योग समागम का आयोजन किया गया है, ये नरसिंहपुर में हुआ है। नरसिंहपुर बाउल ऑफ पल्सेस है, और हम जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं उनका यूज़ कर रहे हैं कृषि को बेहतर बनाने के लिए। ये सारी बातें यहाँ पर जो हमारे सीएम हैं उनके द्वारा बोली गई हैं, ध्यान रखिएगा। राहगीर योजना है, मैं इसको आपसे डिस्कस कर चुका हूँ, 2 बार फिर से आई है न्यूज़ में, तो ध्यान रखिएगा। अब देखो काम की खबर क्या है, सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु दर को कम करना, जो सड़क दुर्घटना है इनमें मृत्यु दर को कम करना, लोगों को घायलों की तुरंत सहायता के लिए प्रेरित करना, जो लोग हैं उनको हमको मोटिवेट करना है, ध्यान रखना। रिड्यूस रोड एक्सीडेंट
फैसिलिटीज एंड इनकरेज इमीडिएट हेल्प टू द इंजर्ड पीपल। ठीक है, योजना के मुख्य बिंदु क्या है? अस्पताल पहुंचाने वाले हर व्यक्ति को 25,000 रुपये और प्रशस्ति पत्र मिलेगा। हर साल चुने गए शीर्ष 10 राहगीर को राष्ट्रीय स्तर पर 1 लाख रुपए का पुरस्कार मिलेगा। कोई भी नागरिक पात्र है जो गंभीर रूप से घायल व्यक्ति की जान बचाता है। ऐसा नहीं है कि आप अपने दोस्तों के साथ गए, छोटा सा एक्सीडेंट कर दिया, राहगीर योजना का आपने लाभ उठा लिया। आप किसी भी व्यक्ति को देखिए जो, देखो रोड एक्सीडेंट में डेथ नहीं होती, तुरंत नहीं होती, लेकिन मेडिकल असिस्टेंस नहीं मिल पाती है, इसीलिए वो डेथ होती है। और दिक्कत ये भी है कि अगर रोड एक्सीडेंट हो जाता है, लोगों को हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो बहुत सारे सवाल होते थे, अब सवाल नहीं होंगे, अब प्रशस्ति पत्र होगा और फाइनेंशियल आपको सपोर्ट मिलेगा 25,000 रुपये का। तो कहीं भी आप किसी व्यक्ति को देखें, पैसे के लिए नहीं, वैसे भी किसी की जान बचाने के लिए आप लोगों को हॉस्पिटल पहुंचा दें, वो बहुत जरूरी चीज़ है, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक स्कीम लॉन्च की गई है और ये राष्ट्रीय स्तर पर 10 लोगों को 1 लाख रुपए का पुरस्कार भी मिलेगा, ध्यान रखिएगा। एक नज़र में राहगीर योजना, केंद्र सरकार की राहगीर योजना मध्य प्रदेश में लागू। बिना किसी डर सड़क दुर्घटना में घायलों की मदद करना, जान बचाने पर पुलिस आपको परेशान नहीं करेगी। सड़क दुर्घटना में घायलों की जान बचाने पर मिलेगा इनाम और घायल की जान बचाने पर 25,000 रुपए की राशि मिल रही है। ये इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, ध्यान रखिएगा। सैटेलाइट से होगी अवैध उत्खनन पर निगरानी, ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बन गया, ध्यान रखना। प्रदेश सरकार अब अवैध खनन पर रोक लगाने के लिए सैटेलाइट आधारित निगरानी प्रणाली विकसित की गई है और प्रमुख सचिव श्री उमाकांत उमराव ने सभी कलेक्टरों को इस प्रणाली के लागू करने के निर्देश दे दिए हैं। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। देखो भाई, माइनिंग इज बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी देश या किसी राज्य के विकास में माइनिंग का बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहता है, लेकिन इलीगल माइनिंग उसको उतना ही पीछे लेकर जाती है क्योंकि करप्शन और लेस डेवलपमेंट हमको देखने को मिलता है। तो इससे बचाने के लिए जो सैटेलाइट है, वो सैटेलाइट के माध्यम से टैगिंग की जा रही है और उस सैटेलाइट टैगिंग के द्वारा हम पूरी जो माइनिंग है उसको मॉनिटर करेंगे और ऐसा करने वाला एमपी पहला राज्य बन गया है। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना और बुंदेलखंड का विकास, इसके बारे में एक आर्टिकल है और इसको देख लेते हैं कि बुंदेलखंड को कैसे विकसित बनाया जा सकता है। बुंदेलखंड के जिले हैं पन्ना, दमोह, छतरपुर, है ना। पन्ना, दमोह, छतरपुर को केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना से लाभ मिलेगा। मतलब इन लोगों को डायरेक्टली लाभ मिलेगा और जिलों को इनडायरेक्टली लाभ यहां से मिलेगा, इस बात को ध्यान रखना। इस परियोजना से किसानों की जिंदगी बदलेगी। सॉरी फॉर दैट, गला थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। सिंचाई सुविधाएं बेहतर होंगी और क्षेत्र समृद्ध होगा। देखो, दो नदी हैं, एक केन नदी और एक बेतवा नदी। ये पहली रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है जिसका विचार 2006 में आया था। 2004 में इस पर काम होना शुरू किया। 2014 के बाद लगा कि बहुत जल्दी काम हो जाएगा, लेकिन 2024-25 आते आते इस प्रोजेक्ट पे काम होना शुरू किया। मतलब जो सोचा गया था 2006 में, वो 2025-26 में शुरू हो पा रहा है। अगर 6 में हो जाता तो शायद अभी बुंदेलखंड काफ़ी डेवलप होता। सर कैसे डेवलप होता वो मैं आपको क्रिटिकली एनालिसिस करके बताऊंगा। अभी आप समझ लीजिए कि बुंदेलखंड विकास के लिए केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना चल रही है, इन जिलों को ये लाभ पहुंचाएगी। पन्ना में मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा, ये तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर भी हम डेवलपमेंट के लिए चीजें बेहतर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए। महाराजा छत्रसाल की जीवनी को स्कूली पाठ्यक्रम में जोड़ा जाएगा। श्री जुगल किशोर लोक बनने से पर्यटकों को बढ़ावा मिलेगा। ये पन्ना में श्री जुगल किशोर लोक बनाया जाएगा। धार्मिक नगरों में शराबबंदी, प्रदेश के 19 धार्मिक नगरों में शराबबंदी की गई है, पन्ना भी इसमें शामिल है। सरकार इन स्थलों पर दूध केंद्र और गौशालाएं खोलेगी। दूध केंद्र और गौशाला यहाँ पे खोली जाएंगी, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सामाजिक कल्याण योजनाएं हैं। विधवा महिलाओं के पुनर्विवाह के लिए 2 लाख रुपए की सहायता। गौ माता आहार अनुदान 20 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए प्रतिदिन किया गया है। लाडली बहना योजना की राशि बढ़ाकर अगले 5 वर्षों में, नेक्स्ट 5 ईयर में 3,000 रुपए प्रति माह की जाएगी। 3,000 रुपए प्रति माह की जाएगी, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये कुछ योजनाएं हैं और सामाजिक कल्याण का काम इनसे हो रहा है। चलिए, महिला सशक्तिकरण की दिशा में मध्य प्रदेश सरकार के प्रयास। ज्ञान मंत्र का चौथा स्तंभ है नारी, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है और ये ऐसे में आपको बहुत हेल्प करेगा। यहां से सवाल बन सकता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के ज्ञान मंत्र का गरीब, युवा, विकास और नारी को सक्रिय रूप से लागू कर रहे हैं।
इसके अंतर्गत देवी अहिल्याबाई नारी सशक्तिकरण मिशन प्रारंभ किया गया है। ठीक है, देवी अहिल्याबाई नारी सशक्तिकरण मिशन प्रारंभ किया गया है। इस मिशन के उद्देश्य हैं जन्म के समय लिंग अनुपात में 5 अंकों की वृद्धि करना, बालिका शिक्षा में 5% की वृद्धि करना। बेटा ये इंपॉर्टेंट है। विमेन एम्पावरमेंट के जब ऐसे लिख रहे होगे या विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड कोई भी जीएस में टॉपिक लिख रहे हो, आप इस टॉपिक को ऐड कर सकते हो, ये बहुत हेल्प करेगा। और किस्मत, तबीयत बहुत परेशान करती है। चलिए, मृत्यु दर में 10/1000 की कमी लाना, है ना, 10/1000 की कमी लाना, महिला अपराध में 5% की कमी लाना, रिड्यूस क्राइम अगेंस्ट विमेन बाय दी 5%, बाल विवाह की रोकथाम, प्रिवेंट चाइल्ड मैरिज, श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी में 3% की वृद्धि, स्वास्थ्य सुरक्षा और शिक्षा, 1.57 लाख महिलाओं को हेल्पलाइन 181 से सहायता की गई है। सभी जिलों में वन स्टॉप सेंटर हैं, वन स्टॉप सेंटर इन ऑल डिस्ट्रिक्ट। 6.3 लाख गर्भवती महिलाओं को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में सहायता की गई है। 11,000 बालिकाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रशिक्षण दिया गया है। ये सब विमेन एम्पावरमेंट के लिए किए गए इनिशिएटिव में ध्यान रखना। आर्थिक सशक्तिकरण, 1.27 करोड़ महिलाओं को 1552 करोड़ रुपए प्रतिमाह लाडली बहना योजना में सहायता। इतना पैसा खर्च करती है सरकार लाडली बहना में, इस बात को ध्यान रखना। 50 लाख से अधिक बालिकाएं लाडली लक्ष्मी योजना में पंजीकृत हैं। 169 दीदी कैफे और 219 ई एक्सप्रेस वाहन है, मतलब दीदी कैफे जिनको विमेन ऑपरेट करती हैं, और ये ई जो वाहन है वो इतनी महिलाओं के द्वारा चलाए जा रहे हैं। 30,000 प्लस महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को 648 लाख से अधिक ब्याज अनुदान है। आवास में भागीदारी, 49.08 महिलाओं को स्वामित्व में आवास हैं और इनमें से 28.86 लाख आवास केवल महिलाओं के नाम है। 54.72% जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के नाम दिए गए हैं, इस बात को ध्यान रखना, ये आवास महिलाओं के नाम है। काफी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लिए गए हैं विमेन एम्पावरमेंट के लिए। ठीक भाई, देखो ये और बहुत सारी चीजें हैं, आप इनको थोड़ा सा बचमड़ी को होटल अमलतास पहला महिला संचालित होटल है। ठीक है, फर्स्ट फुली विमेन रूल रन होटल है ये अमलतास होटल पचमढ़ी में, ध्यान रखना। 5500 महिलाएं चंदेरी, महेश्वरी और बाग प्रिंट जैसी कुटीर उद्योगों में कार्यरत हैं। मृगनयनी पोर्टल से उत्पादों की ऑनलाइन मार्केटिंग होती है। सामाजिक सुरक्षा और न्याय, बेटा ये जो आर्टिकल है ना, ये बड़ा बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन इकोनॉमी, सोसाइटी, विमेन एम्पावरमेंट, फाइनेंशियल सेक्टर, हर जगह आप इस आर्टिकल को यूज कर सकते हैं। एमपीपीएससी मेंस की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। महिलाओं से संबंधित जितनी भी चीजें आपको लिखनी है मेंस में, ऐसे में, पेपर 1 में, पेपर 2 में, पेपर 3 में, हर जगह काम आएगा। भर भर के डेटा दिया गया है। इस पीडीएफ को आप रट लेना। अगर यहाँ समझ में नहीं आ रहा है तो भी प्लीज आप इसको रट लेना, क्योंकि मेरा थोड़ा गला प्रॉब्लम कर रहा है, तो उसके कारण परेशानी में फेस कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसको कवर कर दूं, दिक्कत नहीं आए। 18 लाख से अधिक विधवा, परित्यक्ता और महिलाओं को सामाजिक पेंशन है। पंचायती राज में 50% आरक्षण, 51% महिला निर्वाचित प्रतिनिधि हैं। महिला उद्यमिता हेतु इंडिकेटेड इंडस्ट्री पार्क है, हेतु डेडिकेटेड एक इंडस्ट्री पार्क भी यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। गीता समोता सीआईएसएफ की पहली महिला एवरेस्ट विजेता है। गीता समोता ने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया, ठीक है, तिरंगा फहराया और होस्टेड दी इंडियन फ्लैग ऑन माउंट एवरेस्ट। पहली महिला अधिकारी, फर्स्ट विमेन ऑफिसर, और सीआईएसएफ की पहली महिला उप निरीक्षक बनी जिन्होंने एवरेस्ट को फतेह किया है। ये पहली महिला उप निरीक्षक बन गई हैं जिन्होंने एवरेस्ट को फतेह किया है, इस बात को ध्यान रखना। जन्म स्थान राजस्थान के सीकर जिले के गांव चक से हैं। फ्रॉम चक विलेज, सीकर राजस्थान से आती हैं। औली के आईटीबीपी संस्थान से पर्वतरोहण प्रशिक्षण लिया है। पहली चढ़ाई 2019 में माउंट लोबेचो नेपाल पर चढ़ाई की थी। तो गीता समोता है और गीता समोता ने एवरेस्ट को क्लेम कर लिया है और ऐसा करने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला बन गई हैं, इस बात को ध्यान रखना। उप निरीक्षक के तौर पे काम करती हैं और राजस्थान के सीकर जिले के गांव चक से आती हैं।
मिजोरम भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य है। मुख्यमंत्री श्री लाल दुहोमा ने आइजोल में यह घोषणा की कि सीएम लाल दुहोमा अनाउंस इन दी आइजोल। अब राज्य की साक्षरता दर 98.2% हो गई है। करेंटली लिटरेसी रेट इज 98.2%। 2011 में ये दर 91.33 थी, इसको बढ़ाकर 98% कर दिया है और ये उपलब्धि उल्लास पहल के माध्यम से हासिल हुई। तो ये देख लेना कि ये किस पहल के अंतर्गत आया और ऐसा कौन सा राज्य है जो 100% लिटरेट राज्य बन गया है। मिजोरम है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारी नेचुरल ब्यूटी है और यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा प्रयास किया है मिजोरम ने, हम इस बात को ध्यान रखेंगे। हार्टलैम बुकर पुरस्कार से सम्मानित है कृति हृदयदीप। हृदयदीप का अनुवादित संस्करण हार्टलैम्प है, ये सम्मानित हुआ है। लेखिया है बानू मुश्ताक। बानू मुश्ताक के पुरस्कार मिला है। लेखिका सामाजिक कार्यकर्ता और वकील हैं। बानू मुश्ताक राइटर, सोशल वर्कर एंड लॉयर हैं। भाषा, यह पहली कन्नड़ कृति है, कन्नड़, जिसे यह पुरस्कार मिला है। फर्स्ट कन्नड़ा वर्क टू रिसीव द अवार्ड। अनुवादक हैं दीपा भास्ती। तो दीपा भास्ती को पूरा क्रेडिट चला जाता है। देखो, लिखा बानू मुश्ताक ने, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर ये ट्रांसलेट नहीं हो पाती तो फिर ये बुकर पुरस्कार नहीं मिल पाता। तो दीपा जो भास्ती है, इनको प्राइज 50,000 पाउंड की राशि दी गई है और दोनों में ये हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। देखिए, इसीलिए कहते हैं कि कुछ काम ऐसे हैं कि आप करते रहिए, जिस दिन रिकॉग्नाइज होंगे उस दिन सब कुछ बदल के रख देंगे। 50,000 पाउंड में से 25,000 पाउंड भी मिलेंगे एक एक व्यक्ति को, तो उनके जीवन, आगे आने वाला पूरा जीवन अब यहाँ से सुधर जाएगा। तो आप प्रयास करते रहिए। कभी कभी सफलताएं नहीं मिलती हैं, लेकिन हमारे सतत प्रयास है एक दिन हमको इतना सफल बना देते हैं कि हमारा संघर्ष और हमारे पूरे प्रयास सब सफल हो जाते हैं। तो डीमोटिवेट हुए बिना आपको पढ़ना है और लगातार पढ़ना है। चलिए, डेनियल नोवा इक्वाडोर के राष्ट्रपति बने हैं। नोवा ने क्वेटो में नेशनल असेंबली में शपथ ली है। क्वेटो कैपिटल है। पूरा कार्यकाल शुरू, इनका फुल टर्म यहाँ पे शुरू हो गया है और अप्रैल में दोबारा चुनाव जीतने के बाद उनका पहला पूर्ण कार्यकाल शुरू होगा। पूर्व कार्यकाल 2023 के स्नैप चुनाव जीतकर 18 महीने का कार्यकाल पूरा किया था। अब 2029 तक ये कार्यकाल चलेगा, मतलब 4 साल के लिए ये बनते हैं। तो आपको याद रखना है कि इक्वेडोर के नए राष्ट्रपति बने हैं, जिनको आप लोग डैनियल नोबोआ के नाम से जानते हैं। एंड्री मोल्टबिचव बने रूस के थल सेना प्रमुख। कर्नल जनरल एंड्री निकोलविच मोडविच, है ना, निकोलियोविच मोडविच को रूस की थल सेना का कमांडर इन चीफ नियुक्त कर दिया गया है। पूर्ववर्ती उन्होंने जनरल ओलेग शाल्यूकोव का स्थान लिया है, जिन्हें रूसी सुरक्षा परिषद का उप सचिव बनाया गया है। तो आप याद रखेंगे कि जो जनरल एंड्री निकोलियोविच हैं, ये मार्डोविचव को रूस के थल सेना का कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया है। जो थल सेना है, आर्मी का कमांडर इन चीफ नियुक्त कर दिया गया है और इनसे पहले जो है उनको सुरक्षा परिषद का उप सचिव बना दिया गया है, ध्यान रखना। ठीक। डेनमार्क ने रिटायरमेंट की उम्र बढ़ा दी है। डेनमार्क अब अपने सरकारी कर्मचारियों को 70 साल की उम्र में रिटायर करेगा। ये क्वेश्चन तो बन ही जाएगा, ठीक है। रिटायरमेंट उम्र को देश की जीवन प्रत्याशा, एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी से जोड़ा गया है। वर्तमान में यह उम्र 67 साल है, जो क्रमशः 2030 तक 68 और 2035 तक 69 और 2040 तक 70 वर्ष हो जाएगी। तो इसमें क्रमिक बढ़ोतरी होगी, मतलब रिटायरमेंट अब 70 ईयर्स में जाके हो पाएगा। अभी 67 है, फिर 68, फिर 69, फिर 70। हम ऐसा नहीं कर सकते, नहीं तो हमारे यूथ के लिए बहुत सारी समस्या हो जाएंगी। डेनमार्क, नॉर्वे, आइसलैंड, ग्रीसलैंड, ये लोग कर सकते हैं, क्योंकि ये वो देश है जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है और लिटरेसी बहुत ज़्यादा है और लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी ठीक है, क्योंकि बहुत लिमिटेड और बहुत सही में जीवन जीते हैं। तो ये लोग कर सकते हैं, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, नहीं तो दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो डेनमार्क वो देश बन गया है जिसने रिटायरमेंट की 70 ईयर्स कर दी है। ये ग्रेजुअल इंक्रीज होगा, 67, फिर 8, फिर 69 और 40 तक जाके ये 70 हो जाएगा। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अभिनेता मुकुल देव का निधन हो गया है। एक्टर जो मुकुल देव हैं, पासे सबे, अभिनेता मुकुल देव का 54 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये हमारे मुकुल देव हैं, आपने इनको बहुत देखा होगा। अगर आपने अक्षय कुमार की एक मूवी देखी है राउडी राठौड़, तो उसमें आप इनको जानते हैं। राहुल के ठीक है, बीमारी, इलनेस। राहुल के अनुसार मुकुल को पिछले कुछ दिनों से बीमार थे। उन्होंने हिंदी, पंजाबी, बंगाली और मलयालम फिल्मों में काम किया है। तो रिसेंटली कौन एक्टर हुए हैं? मुकुल देव हमको छोड़कर चले गए हैं, ध्यान रखना। प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक श्रीनिवासन का निधन हो गया है। प्रसिद्ध परमाणु वैज्ञानिक SR श्रीनिवासन, 95 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया, ध्यान रखना।
उन्होंने भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में महत्वपूर्ण योगदान दिया, इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया परमाणु ऊर्जा आयोग में, इस बात को ध्यान रखना। वे परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव रहे। परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष भी रहे और परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव भी रहे। सम्मान मिला इनको पद्म विभूषण। तो याद रखना कि जो हमारे श्रीनिवासन साहब हैं, ये श्रीनिवासन साहब ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये परमाणु ऊर्जा में इनका इंपॉर्टेंट रोल था, क्रूशियल रोल था, और इसीलिए ये जाने जाएंगे। और ये स्टेट पीसीएस के ऐसे क्वेश्चन बहुत फेवरेट होते हैं, इसलिए आप इनको अच्छे से याद रखना। लेखक रतन जागी का निधन। प्रसिद्ध पंजाबी और हिंदी साहित्यकार डॉक्टर रतन सिंह जग्गी, ठीक है, रतन सिंह जग्गी का 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। 98 वर्ष की एज में ये हमको छोड़कर चले गए हैं। उन्होंने 150 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। ही ऑथर्ड मोर देन 150 बुक्स। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, पंजाब सरकार द्वारा पंजाबी साहित्य शिरोमणि पुरस्कार आदि प्रदान किए गए हैं। पद्मश्री भी इनको मिला था, बट इतना ध्यान रखना कि रतन सिंह जग्गी एक राइटर हैं और पंजाबी और हिंदी साहित्यकार रहे हैं। तो हिंदी अगर नहीं पूछा जाएगा तो लोकल पूछा जाता है कि किस से रिलेटेड रहे हैं, पंजाबी साहित्य से रिलेटेड रहे हैं, और पंजाबी साहित्य का साहित्य शिरोमणि पुरस्कार भी इनको मिला है। रतन सिंह जग्गी को हम लोग ध्यान रखेंगे। अमृत भारत स्टेशन एक स्कीम है। रेलवे स्टेशनों को आधुनिक, स्वच्छ, सुविधाजनक और दिव्यांग अनुकूल बनाना इनका पर्पज है। हम टू मॉडर्नाइज रेलवे स्टेशन, मेकिंग देम क्लीन, कन्वीनियंट एंड दिव्यांग फ्रेंडली। प्रमुख विशेषताएं क्या है? दीर्घकालिक पुनर्वास योजना है, ठीक है। स्टेशनों की संरचना, प्लेटफॉर्म, छत, प्रतीक्षालय, शौचालय आदि का नवीकरण। लॉन्ग टर्म रीडेवलपमेंट ऑफ प्लेटफॉर्म्स, रूफ्स, वेटिंग एरियाज, टॉयलेट्स एंड ईटीसी। सब कुछ सही करना है। स्टेशन जो बहुत गंदे माने जाते थे, जब बैठने के लिए सीट्स भी नहीं होती थी सही तरीके से, उनको रीडेवलप करना है। आधुनिक सुविधाएं, देखो लिफ्ट रहेंगी, एस्केलेटर रहेंगे, वाईफाई रहेगा, साइनेज रहेगा, फूड कोर्ट रहेगा, रूफ प्लाजा रहेगा, बच्चों के खेलने के स्थान रहेंगे। मतलब क्या है कि हम स्टेशन पहुंचे, जैसे अननोन लोग आते हैं, आप किसी दूसरे शहर में जाते हैं, होटल रेस्टोरेंट सर्च करने में दिक्कत आती है, आप कहीं और जाना भी नहीं चाहते, 2 घंटे 3 घंटे बाद आपकी फ्लाइट है, आपकी ट्रेन है, या 2 घंटे 3 घंटे बाद आपको मीटिंग करने किसी जाना है। अब होटल जाओ, वहाँ चेक इन करो, चेकआउट करो, इससे अच्छा है कि स्टेशन पे ही आपको सारी फैसिलिटी मिल जाएंगी। अच्छा फूड कोर्ट मिल जाएगा, आपको रेस्ट रूम मिल जाएंगे, आपको वाईफाई मिल जाएगा, एवरीथिंग यू विल फाइंड। तो ये एक कन्वीनियंट लाइफ को बनाते हैं, ईज ऑफ लाइफ को सिंपल बनाते हैं, इसीलिए अमृत भारत स्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, आप ध्यान रखना। एक स्टेशन एक उत्पाद योजना भी यहाँ पर चलाई जाएगी, ध्यान रखिएगा। स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए कियोस्क रहेगा। दिव्यांगजन हेतु सुगमता बनाई जाएंगी, जिसमें ब्रेल साइनेज रहेंगे, रैंप रहेगा, लिफ्ट रहेगी, टेक्सटाइल पथावे और कम ऊंचाई के टिकट काउंटर रहेंगे। पर्यावरण के अनुकूल दृष्टिकोण है, ग्रीन ट्रैक रहेगा, ऊर्जा बचत लाइटिंग, वर्षा जल संचयन, सब कुछ यहाँ पे हो रहा है। पर्यटन व सांस्कृतिक विरासत को प्रोत्साहन। स्टेशन डिजाइन स्थानीय संस्कृति और विरासत पर आधारित है। देखो सब कुछ हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, ईज ऑफ लाइफ आ रहा है, कल्चर को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, दिव्यांग को फ्रेंडली बना रहे हैं, ग्रीन एनर्जी, ठीक है, रेन वाटर कंजर्वेशन, सब कुछ तो कर रहे हैं। तो ऐसा डेवलपमेंट जरूरी है देश को विकसित बनाने के लिए, देश को आगे ले जाने के लिए, और वही अमृत भारत स्टेशन के द्वारा किया जा रहा है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखो गांधीनगर गुजरात और रानी कमलापति स्टेशन योजना के पहले मॉडल हैं। थावे स्टेशन बिहार मधुबनी पेंटिंग और शक्तिपीठ पर आधारित है। डाकोर स्टेशन गुजरात रणछोड़राय जी मंदिर से प्रेरित है। अब तक की प्रगति 1300 प्लस स्टेशन पुनर्विकास की प्रक्रिया में है। स्टेशनों को शहर के दोनों ओर से जोड़ना, बस मेट्रो से कनेक्टिविटी, सब कुछ, मतलब स्टेशन को बिल्कुल एयरपोर्ट जैसा बना देना है, कनेक्टिविटी फैसिलिटी सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा आसानी के साथ, ध्यान रखिएगा। होलकर रियासत के इतिहास की बात करते हैं। होलकर वंश की स्थापना 18वीं शताब्दी में मराठा साम्राज्य के एक प्रमुख अंग के रूप में हुई थी। इसके संस्थापक फाउंडर कौन थे? मल्हार राव होलकर थे, जिन्होंने इंदौर में अपनी रियासत स्थापित की। तो इंदौर में अपनी रियासत को अपने फाउंडर, जो अपने एम्पायर के फाउंडर थे मल्हार राव होलकर, और ये जो मराठा साम्राज्य है इससे संबंधित है, ध्यान रखना। होलकर एक मराठा हिंदू परिवार से संबंधित है। उनका नाम महाराष्ट्र के नीरा नदी के पास स्थित होल गांव से लिया गया है।
महाराष्ट्र में एक नीरा नदी बहती है और वहाँ पे होल गांव है, वहाँ के ये निवासी थे। तो अपने गांव का नाम अपने साथ जोड़ लिया और होलकर बना दिया। होल गांव के निवासी कौन? होलकर। ठीक है। प्रमुख शासक हैं मल्हारराव होलकर प्रथम, 1732 से लेकर 1766 तक। होलकर वंश के संस्थापक हैं, फाउंडर रहे हैं, और यही व्यक्ति हैं जिसकी विरासत को आगे बढ़ाया अहिल्याबाई होलकर के द्वारा। इन्होंने ही उनसे शादी कराई थी इनके बेटे की, ध्यान रखना। 1761 के पानीपत युद्ध में भाग लिया इन्होंने। पानीपत का जो पहला बैटल था, सॉरी जो थर्ड बैटल था उसमें भाग लिया। इंदौर में राजवाड़ा, सराफा, छत्रीबाग का निर्माण कराया। निजाम और गिरधर बहादुर को पराजित किया। तो पहले शासक आपके मल्हारराव होलकर हैं। फिर आए मालेराव होलकर, खांडेराव और अहिल्याबाई के पुत्र थे। इन्होंने 1766 से लेकर 67 तक शासन किया। 9 माह के शासन के बाद इनका निधन हो गया। अहिल्याबाई होलकर आती हैं 1767 से लेकर 1795 तक। एक महान शासिका, राजधानी इंदौर से महेश्वर स्थानांतरित की। शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम इंदौर टू महेश्वर। सामाजिक और धार्मिक निर्माण कार्य किए। अंडरटुक सोशल एंड रिलीजियस कंस्ट्रक्शन। काशी विश्वनाथ मंदिर, मणिकर्णिका घाट, सोमनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ आदि तीर्थों का पुनर्निर्माण कराया। मुझे लगता है कि अहिल्याबाई होलकर ने भारत के जितने भी तीर्थ हैं उनको रेनोवेट किया। सोचिए अगर नहीं हो पाते तो आज के तीर्थ इतनी बड़ी सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा होते। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, तीर्थों की इंपॉर्टेंस तो हमेशा रहती है, लेकिन एक शासक, एक रूलर उनको बेहतर बनाता है। और अहिल्याबाई होलकर ने न सिर्फ इंदौर, पूरे भारत के, कहते हैं कि शिव भक्ति, शिव ने उनको सपने में आके बोला कि आप ऐसा कीजिए, ऐसी बहुत सारी बातें कहते हैं। और उनके काम इस तरीके से हमको दिखते भी हैं कि बहुत सारी जो हमारी जो संस्कृति की विरासत थे उनका संरक्षण उन्होंने किया। तुकाजीराव प्रथम 1795 से 1797 तक थे। सेना का आधुनिकीकरण इनके द्वारा किया गया, मॉडर्नाइज दी आर्मी। टीपू सुल्तान पर हमला इन्हीं के द्वारा किया गया था, अटैक टीपू सुल्तान। और प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध में इन्होंने भाग लिया था। तो पानीपत के बैटल में मल्हारराव होलकर, आंग्ल मराठा में तुकोजीराव प्रथम। अहिल्याबाई होलकर ने बहुत कुछ किया है, ध्यान रखना। यशवंतराव होलकर प्रथम, इनका समय काल थोड़ा अजीब सा रहा है क्योंकि मंदसौर की संधि के तहत इंदौर ब्रिटिश संरक्षण में चला गया। तो इंदौर किसके समय पर ब्रिटिश संरक्षण में गया आप लोग बता देंगे? यशवंतराव होलकर के प्रथम के समय। मार्तंडराव होलकर 1833 से लेकर 34 तक रहे। विरोध के कारण गद्दी से हटाया गया। हरिराव होलकर मध्य भारत का नेपोलियन कहा जाता है, भानपुरा को राजधानी बनाया। तो हरिराव होलकर मध्य भारत का नेपोलियन, 1833 से लेकर 1843 तक बहुत सारी लड़ाइयां, बहुत सारी जीत। महेश्वर कैपिटल है, इंदौर कैपिटल है, भानपुरा जो मंदसौर है वहां तक अपनी कैपिटल को लेकर चले गए। आप इनको हरिराव होलकर के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा। मल्हारराव होलकर द्वितीय आए, भानपुरा से राजधानी इंदौर स्थानांतरित की इन्होंने। ये 1811 से फिर ये 33 तक थे। सॉरी, इनका समयकाल डिस्टर्ब है, ये समयकाल बेटा सही करना पड़ेगा। ये समयकाल आपको देखने को मिलेगा, अरे सॉरी, ये 43 था इनका, तो ये 43 से हमको देखने को मिलेंगे 1833 से 1843 से लेकर 1886 तक, क्योंकि 1886 से फिर आ जाते हैं शिवाजी राव होलकर। तो मल्हारराव होलकर ने फिर कैपिटल कहाँ कर दी? भानपुरा से इंदौर कर दी। देखो, हरिराव होलकर कहाँ रह गए? भानपुरा, इनको नेपोलियन कहा जाता था मध्य भारत का, और ये वापस कैपिटल इंदौर लेके आ गए। शिवाजी राव होलकर तिकोजी राव अस्पताल, तकनीकी और उच्च शिक्षा संस्थान की स्थापना की। लाल बाग पैलेस बनवाया, किसने बनवाया? शिवाजी राव होलकर ने। लाल बाग पैलेस बहुत फेमस है। यशवंतराव होलकर द्वितीय 1926 से लेकर 1948 तक मणिक बाग पैलेस, एमबाई अस्पताल, यशवंत सागर तालाब का निर्माण कराया और भारतीय संघ में 1 जनवरी 1950 को रियासत का विलय कर दिया। तो यशवंतराव होलकर द्वितीय के समय पर बहुत सारी चीजें बनी और इसको मध्य भारत में हमने विलय कर दिया था, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। होलकर वंश स्थापित और योगदान। मल्हारराव होलकर ने इंदौर में राजवाड़ा का निर्माण किया। ये मेंस का टॉपिक है बेटा, इस बात को ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अहिल्याबाई होलकर ने महेश्वर का किला बनवाया, अहिल्या घाट बनवाया, मणिकर्णिका घाट बनवाया। ये बहुत सारे काम इन्होंने कर दिए। यशवंतराव द्वितीय मणिक बाग पैलेस, यशवंत सागर बनवा दिया। शिवाजी राव लाल बाग पैलेस बनवाया और तुकोजी राव तृतीय ने संस्कृत महाविद्यालय, अहिल्या आश्रम विद्यालय ये बनवा दिए। निष्कर्ष, होलकर रियासत ने मध्य भारत के राजनीतिक, सांस्कृतिक और स्थापत्य विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनका शासन समाज सुधार, जन कल्याण, स्थापत्य निर्माण
और युद्ध कला में अत्यंत प्रभावशाली रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो होलकर साम्राज्य ने बहुत सारा काम किया है, इस बात को थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे। और इंपॉर्टेंस ये है कि इनके द्वारा इंदौर को एक वैश्विक केंद्र के तौर पर, मतलब भारत में एक केंद्र बनाया, पर एक वैश्विक हब के तौर पर भी हमको इंदौर देखने को मिल जाता है। क्षिप्रा जी के बारे में बात करते हैं। मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है क्योंकि यहाँ नदियों की भरपूर उपस्थिति है। नदियां जीवन और सभ्यता की आधारशिला है। यह लेख क्षिप्रा नदी का संक्षिप्त परिचय हमको देता है। क्षिप्रा एक पवित्र नदी है जो उज्जैन से बहती है। इसे मोक्षदायिनी माना जाता है और ये सिंगस जैसे विशाल धार्मिक पर्व का केंद्र है। पुराणों में इसे 4 नामों से जाना गया है: शिग्रा, ज्वर्षनी, पापहरी, अमृत संभव। ये एमपी की किसी बुक में आपको नहीं मिलेंगे। ये रोजगार निर्माण की देन हो सकती है, कहीं और आपको नहीं मिलेंगी। ये नदी विभिन्न धर्मों और ग्रंथों में पूजनीय है। तो ये 4 नाम क्षिप्रा के, ध्यान रखना। एक तो शिग्रा है, शिग्रा, ठीक है, शिग्रा या क्षिप्रा आप इसको कह देते हैं। इसी के साथ में अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप लोग बता देंगे ज्वर्नी, पापहरी और अमृत संभवा। ये सारे के सारे इसके नाम है, इस बात को ध्यान रखिएगा। एक कथा के अनुसार विष्णु की अंगुली से रक्त बहने लगा, जिसने नदी का रूप ले लिया। अन्य कक्षाओं में इसकी उत्पत्ति विष्णु या शिव से मानी जाती है। तो विष्णु या शिव से इनकी उत्पत्ति मानी गई है। ऐतिहासिक महत्व: महाकाल वन क्षेत्र से बहती क्षिप्रा ने अनेक ऐतिहासिक युगों, परमारों, विक्रमादित्य, मुगलों को देखा है। भगवान कृष्ण ने यही संदीपनी आश्रम में शिक्षा ली थी। सिंगस्त पर्व हर 12 साल में आयोजित होता है और भारतीय संस्कृति की एकता को दर्शाता है। तो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। भौगोलिक स्थिति: विंध्याचल की कोकरी टेकड़ी, जिसको हम लोग काकरी बर्डी कहते हैं ना, काकरी बर्डी, ये अपभ्रंश है, मतलब बिगड़ा हुआ नाम है। कोकरी टेकड़ी से निकलकर लगभग 195 किलोमीटर बहती है। ऑरिजिनेट फ्रॉम दी विंध्या हिल्स, फ्लो अबाउट 195 किलोमीटर। मुख्य सहायक नदियां हैं खान और गंभीर। खान मध्य प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी है। गंभीर इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज है। देखो, कालियादेह, भैरवगढ़, महिदपुर जैसे स्थान इसके तट पर हैं। उज्जैन के रामघाट, गंगा घाट जैसे घाटों पर श्रद्धांजलि सारभल आते हैं। या दुर्गादास राठौर की समाधि है। काल भैरव मंदिर है। संदीपनी आश्रम जैसे स्थल हमको देखने को मिल जाते हैं इसी नदी के किनारे, ध्यान रखना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है, वो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हमने आपसे डिस्कस करने की कोशिश की है। सब कुछ हम कोशिश करते हैं कि ये वीकली करंट अफेयर में आपसे डिस्कस किया जाए। स्पोर्ट वाला सेगमेंट हम आपसे अलग से डिस्कस करेंगे कि एमपी स्पोर्ट्स में क्या कर रहा है, ताकि वो बेहतर तरीके से आपसे हम डिस्कस कर सकें। अब आप काम की खबर आपको बताते हैं। आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा ये बैच है और इस बैच का आप लोग हिस्सा जरूर बने। और अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए बेटा आपको आना है यहाँ, पीडीएफ के लिए आपको आना है यहाँ पर, ठीक। ये है मेरा टेलीग्राम चैनल, आप इसको ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे आपको फ्री पीडीएफ मिल जाते हैं, ध्यान रखना। चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से। थोड़ा सा हेल्थ खराब के कारण गला उतना काम नहीं कर पा रहा है, प्लीज़ आप इसको शेयर करें। आपके वैल्यूएबल फीडबैक हमको जरूर दें। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। हैव अ नाइस टाइम, गुड डे।